मुझे अपने घर की नौकरानी से मोहब्बत हो गई। मैंने बीवी से कहा कि मैं नौकरानी से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम थी। मैंने नौकरानी के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और एक रात बीवी को जान से मार दिया और सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। फिर मैंने वो घर बेचकर एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया और नौकरानी से निकाह कर लिया। लेकिन जैसे ही पहली रात को मैंने नौकरानी, जो कि अब मेरी दुल्हन बनी बैठी थी, मैंने उसका घूंघट उठाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा से अमीर होने का शौक था, लेकिन मेरे नसीब में हद से ज्यादा गरीबी लिख दी गई थी। मेरे हालात कभी ठीक ना हुए। मेरा बाप गुर्बत की वजह से कर्जों में डूबा हुआ था और उसकी वजह से मैं भी कर्जे में डूब गया था। माँ भी बीमारियों से लड़ लड़ कर इस दुनिया से चली गई। अब तो कोई ऐसा भी नहीं रह गया था जो मेरी शादी करवा सके। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया। उसने कहा कि देखो, औरतों के पास अमीर होने के दो ही तरीके होते हैं कि या तो वो किसी अमीर आदमी से शादी कर ले या फिर खुद पैसे कमाएं। लेकिन औरतें अमीर आदमी से शादी करना मुनासिब समझती हैं। इसी तरह मर्दों के पास भी दो ही तरीके हैं, या तो वो खुद अपने बलबूते पर कुछ पैसा जमा जोड़ कर ले या फिर वो किसी अमीर औरत से शादी कर ले। मैंने उसे कहा कि पागल, ऐसे थोड़े ना अमीर औरतें मिल जाती हैं। उसने कहा कि मैं तुझे एक बड़े से बंगले में ड्राइवर रखवा देता हूँ। तुझे गाड़ी चलानी तो आती है ना? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि बस तो वहाँ पे ड्राइवर की हैसियत से काम कर। उस सेठ की एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी है और सेठ बिस्तर पर पड़ा है। जैसे ही सेठ मरे, बेटी को अपने काबू में कर लेना। मैंने कहा कि तुझे क्या लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है? उसने कहा कि तेरे लिए आसान है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुझे देखकर तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि तू ड्राइवरी करता रहा है। बात तो ऐसी ही थी। मैं वाकई में बहुत खूबसूरत था। मुझे देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद बहुत अमीर आदमी हूँ। मैंने अपने दोस्त को कहा कि ठीक है, मेरा काम लगवा दो। वैसे भी मैं अकेला था। वो लोग रहने की जगह भी देते थे और खाना भी। उसने मुझे रखवा दिया। ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा अमीर थे। घर में सिर्फ एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी थी। बाप बहुत ही ज्यादा बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था। मैंने घर में गाड़ी चलाने के साथ साथ उसके काम करने भी शुरू कर दिए थे, यहाँ तक कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा मुतासिर होना शुरू हो गया। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत खूबसूरत भी हो। मैंने कहा कि मैं किसी के घर भी ड्राइवर का काम करने वालों में से नहीं था, बस हालात ने इस जगह लाकर छोड़ा है। अब अकेला हूँ, इसलिए ऐसे घरों में काम करता हूँ ताकि रहने के लिए छत भी मिल जाए। और उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे बात करके मुझे अंदाजा हो गया है, मेरी उम्र में अंदाजा हो जाता है। वो मुझे कहते कि मैं अपनी बेटी के लिए बड़ा परेशान हूँ। मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? एक दिन उनकी हालत बड़ी खराब हो गई और मेरा तीर निशाने पर लग गया। वैसे मेरा एक ही तीर निशाने पर लगा, दूसरा नहीं। मैंने उनकी बेटी को पटाने की कोशिश की तो उसने फौरन भांप लिया। उसने कहा कि मुझसे इसलिए अच्छे से बात कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं, क्योंकि मेरा बाप मरने वाला है और मैं सारी जायदाद की मालिक हूँ। मैंने कहा कि ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा ही समझदार है। वो भी बहुत खूबसूरत और समझदार थी, इसलिए मुझे पता था कि इस तरह से मेरा काम नहीं बनेगा। तो मैंने उसके बाप की खिदमत करना शुरू कर दी। बाप इस दुनिया से जाने लगा तो उसने कहा कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। तुम खूबसूरत आदमी हो, बस तुम्हारे पास दौलत की कमी है। जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने उनसे वादा किया और उन्होंने अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करवा दिया। लड़की ने बहुत वावेला किया कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाप ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क़यामत वाले दिन भी मैं तुम्हारे मुकाबिल खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है, उस आदमी से शादी कर लो। ये बहुत अच्छा आदमी है। दौलत तुम्हारे पास है, तुमने दौलत का क्या करना है? तुम्हारे लिए ऐसा ही एहसास करने वाला मर्द मैं तलाश करना चाहता था
और ये खुद ही हमारे पास आ गया। मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। उसका नाम कशमाला था। उसने शादी तो कर ली, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही थी। मेरी हैसियत उस घर में वही थी। एक दिन मैंने नौकर को हुक्म दे दिया कि जो बाजार से चीज लेकर तुम आओ, वो मुझे भी दिखाना। तो नौकर ने भी मुझे कह दिया कि तुम कब से मालिक बन गए। तो मैंने उसे अच्छी तरह से डांटा और कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा कशमाला बीबी से निकाह हो चुका है। उसने कहा कि तुम खुद उसको बीबी कह रहे हो। वो इस बात पर हंसने लगा। तो मैंने उस नौकर को काम से निकाल दिया और मैंने कशमाला को कहा कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ बीवियों की तरह रहा करो। घर के नौकर भी मुझ पर हंसते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और तुम्हारे साथ कभी भी बीवियों की तरह नहीं रहूंगी। ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें घर चाहिए था, बंगला चाहिए था, दौलत चाहिए थी ना, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। बस तुम इस घर में पड़े रहो। तुम्हारी वही औकात है जो पहले थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना। उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने हजार जतन किए, लेकिन ये औरत मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। ये औरत मुझसे किसी भी तरह से तस्खीर नहीं हो रही थी। अब मैं क्या कर सकता था? मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। आखिर उसको गरूर किस बात का था? मेरा वही दोस्त जिसने मुझे ये मशवरा दिया था, वो अभी भी मेरे साथ साथ था। वो रहता तो गांव में था, लेकिन मेरी उससे रोज बात होती थी। मैं रोज की रिपोर्ट उसे ऐसे बताता जैसे कोई शादीशुदा लड़की अपनी माँ को बताती है कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। उसने कहा कि ये औरत तो किसी भी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ रही। उसने कहा कि ये आए ना आए, इसको एक तरफ रखो, इसकी दौलत की तरफ देखो, घर को देखो, बंगले की तरफ देखो, सारी चीजों के मालिक हो। मैंने कहा कि अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया कि मुझसे खुला ले ली और किसी और से शादी कर ली या कोई वसीयत वगैरह लिख ली, तब मैं क्या करूँगा? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ ये बात है, ये ऐसा कर सकती है, ये पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, ये कुछ भी कर सकती है। तुम एक काम करो, तुम किसी तरह उससे जान छुड़वाओ। मैंने कहा कि कैसे जान छुड़वाऊं? इसको तलाक दे दूं? उसने कहा कि नहीं, तलाक देने से कुछ नहीं होगा। ये तुम पर दौलत के हट जाने का केस कर देगी। तुम उसको जान से ही मार दो ताकि बात ही खत्म हो जाए। कह देना कि छत से गिर गई, तुम इसे छत पर ले जाओ और पीछे से धक्का दे दो। मेरा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी था। दरअसल उसके अपने घर के हालात भी ऐसे थे। उसकी एक बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि सारा मोहल्ला कहता था कि इसने खुद ही अपनी बीवी की जान ली है। लेकिन वो कहता था कि मेरी बीवी ने खुदकुशी की है और अब मुझे भी इसी तरह का मशवरा दे रहा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुम्हें करना होगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं उसे प्यार से मनाने की कोशिश करूंगा। उसने कहा कि फिर करते रहो कोशिश, वो किसी और को पसंद कर लेगी। ऐसे लोगों को कोई एहसास नहीं होता। जब वो तुम्हें अपना शोहरी नहीं समझती तो तुम्हारे रिश्ते के दायरे में क्यों रहेगी? उसकी ये बात मेरे दिमाग में जाकर लगी कि वाकई जब वो मुझे अपना शोहरी नहीं समझती तो वो मेरे रिश्ते के दायरे में कैसे रह सकती है? वो तो किसी के साथ भी शादी करेगी, वो मुझसे खुला ले लेगी। एक दफा अगर उसने मुझ पर केस कर दिया तो फिर खुला होकर ही रहेगी। वो जाकर कह देगी कि मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना, ये तो हमारे घर का नौकर है, और सारा मामला उसके हक में हो जाएगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन शायद अब मुझे यही करना था। मैंने कुछ दिन उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ऐसी जिद्दी थी कि जिसकी हद नहीं। घर के नौकर कहते थे कि उसका बाप भी ऐसा ही था। सारी जिंदगी उसने गरूर किया है, लोगों को नीचा दिखाया, तभी तो उसकी आखिरत इतनी बुरी हुई कि 3 साल तक चारपाई पर पड़ा रहा और फिर दुनिया से चला गया। ये उसी की बेटी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसे ही मरेगी, इसका अंजाम भी ऐसे ही होने वाला है। घर के नौकर भी उससे तंग थे। वो मुझे भी नौकर की हैसियत पर ही रखती थी। एक दिन घर में मेहमान आ गए तो उसने कहा कि ये इस घर का ड्राइवर है। उसने ये तारुफ नहीं करवाया कि मैं उसका शौहर हूँ। यहाँ तक कि मेहमानों ने कह दिया कि तुमने तो बड़ा खूबसूरत ड्राइवर रखा हुआ है, तुम एक काम करो, इसी से शादी कर लो। तब उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा, क्योंकि उसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद से नहीं हट रही थी। अब मुझे गुस्सा बहुत आ गया था।
मैंने सोच लिया कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। मैंने उसे छत से धक्का नहीं देना था, लेकिन मैंने उसके खाने में जहर मिलाने का इरादा कर लिया था। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसमें जहर मिला दिया और नौकरानी को कहा कि जाकर ये चाय उसको दे दो। उसकी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल चली गई। अस्पताल वाले उसे अंदर लेकर गए। थोड़ी देर के बाद मुझे अस्पताल में उन्होंने खबर सुनाई कि वो इस दुनिया से चली गई है और उसके साथ कुछ और मामला हो गया है। उसकी लाश को आप रख नहीं सकते, हम इसको ताबूत में डालकर देंगे। आप बस जल्दी से दफना दीजिएगा। अंधा क्या मांगे दो आंखें, मुझे और क्या चाहिए था। मैं वैसे भी कुछ करने के मूड में नहीं था। अब मुझे और क्या चाहिए था। सारी दौलत मेरी हो गई थी। मैंने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया और नए नौकर रख लिए। अब घर में मेरी मर्जी के खाने पकते। सारे घर की सेटिंग भी अपने हिसाब से करा ली। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। हो सकता है उस लड़की के कुछ रिश्तेदार हों। अमीरों के तो बहुत बड़े बड़े खानदान होते हैं, बल्कि कोई और दावेदार ना निकल आए। कहीं उसके चाचू के बेटे सामने ना आ जाएं और वो कहेंगे जायदाद हमें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बीवी का कोई भाई भी नहीं था। मेरे दोस्त ने बड़े पते की बात की। मैंने कहा कि ठीक है। वैसे वो ये बातें मुझे ऐसे नहीं बताता था। इन बातों को बताने के बदले में वो मुझसे पैसे भी लिया करता था, लेकिन मैं भी उसको दे देता था, क्योंकि उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे और आजकल वो दूसरी शादी करने के इरादे भी रखता था। यानी कि दूसरी शादी। उसकी एक बीवी तो मर चुकी थी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये घर बेच दो और किसी और शहर में जाकर घर ले लो। उसका मशवरा बिल्कुल ठीक था। मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था। कल को कोई आ जाता तो मुझसे सवाल जवाब करता। अगर कोई समझदार आदमी आ जाता तो फौरन भांप लेता कि ये सब कुछ मेरा ही किया हुआ है। मैंने उस घर को बेचने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। 15-20 दिन में ये घर भी बिक गया। मैं तो हैरान था कि इतनी जल्दी ये घर खरीदने के लिए मुझे खरीदार कैसे मिल गई। लेकिन लोगों के पास बड़े बड़े पैसे होते हैं। हम गरीब लोग अपने दायरे में रहते हैं। हम समझते हैं कि हम गरीब हैं तो सारी दुनिया ही गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में लोगों के पास बहुत पैसे हैं। घर बिक गया, घर का सामान भी बिक गया। मैंने वो पैसे लिए, मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने वहां जाकर एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया। यहाँ पर मैंने वही सामान सेट कर लिया और नौकर वगैरह भी रख लिए। अब मैं यहीं पर रहने लगा था। कारोबार वही था, वहीं से पैसे आ जाया करते थे। मैं कभी कभी चला भी जाता था, क्योंकि पूरे कारोबार को शिफ्ट करना मेरे लिए मुश्किल। लेकिन घर मैंने आराम से शिफ्ट कर लिया था। अब मैं मालिक बन गया था और मामूली ड्राइवर से इतने बड़े बंगले का मालिक बन जाने का सफर मैंने सिर्फ 1.5 साल में ही पूरा कर लिया था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जिंदगी किसी ख्वाब की तरह चल रही है। ऐसे तो ख्वाब ही होते हैं। मैंने अपने दोस्त को बड़ी दुआएं दी। उसने वाकई सही वक्त पर मुझे सही अक्ल बांटी थी। ऐसे लोग भी आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, जो आपको सही वक्त पर सही मशवरा दें। पर अब मैं अकेला रहता था और मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हारे घर में औरत नहीं है ना, घर में औरत होनी चाहिए। मैंने कहा कि अब मैं किसी से शादी कर लूं, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है। और मेरी पहली बीवी बड़ी खूबसूरत थी, उसके अंदर गरूर बहुत था। मैं दोबारा से किसी औरत के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं 1-2 साल इस दौलत को एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद जब मेरी थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो मैं शादी करके बच्चे पैदा कर लूंगा। फिर उसके बाद तो बच्चे ही संभालने पड़ते हैं। घर होता है तो जवाब देने पड़ते हैं, हर बात बतानी पड़ती है। मेरे दोस्त ने कहा कि तू भी ज्यादा अक्लमंद है। उसने कहा कि फिर भी घर में एक औरत होने का मतलब ये नहीं है कि तुम शादी कर लो। तुम एक नौकरानी रख लो जो अच्छा सा खाना बनाती हो। और जब एक औरत के हाथ घर को लगते हैं ना, तो घर की शक्ल ही बदल जाती है। घर के अंदर रौनक भी आ जाती है, चहल पहल भी हो जाती है। तुम घर आओगे, तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना हुआ होगा, घर को भी सवार सजा कर रखेगी। तुम्हें भी महसूस होगा कि घर में औरत के होने से कितना अच्छा माहौल बन जाता है। मैंने कहा कि हाँ, तेरी बात ठीक है। मैंने ही एक नौकर रखा हुआ था। वो सारे काम नहीं कर पाता था, क्योंकि वो तो एक माली की हैसियत से काम किया करता था। घर भी साफ कर लेता था, लेकिन खाना बनाना उसको नहीं आता था। मैं खुद ही बनाकर खा रहा होता था। मैं अमीर तो हो गया था, लेकिन मेरे अंदर कंजूसी तो अभी भी मौजूद थी।
मुझे वो दिन याद थे जब मेरे पास 500 रुपए होते थे और मैंने 10 दिन गुजारा करना होता था, या फिर मेरी तनख्वाह सिर्फ 7-8 हजार होती थी। मुझे ये दिन ऐसे याद नहीं थे, वो बहुत ही सख्त दिन थे। मुझे बस आदत पड़ चुकी थी कंजूसियां करने की। मैंने एक नौकरानी के लिए अपने उसी नौकर को कहा कि तुम कहीं से पता करो, कोई लड़की काम के लिए आ जाए जो घर को संभाले और घर में ही रहे। उसने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। 2 दिन बाद ही वो एक लड़की को लेकर आया। लड़की को मैंने देखा तो सरापे से ही मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। लंबी सी पतली सी थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था। मैंने कहा कि ये कौन है? उसने कहा कि ये सारे घर का काम करती है, खाना वगैरह भी पकाएगी, घर भी साफ सुथरा करेगी, कपड़े भी धोएगी। मैंने कहा कि ये घूंघट का क्या चक्कर है? तो उसने कहा असल में ये नजदीक के एक गांव की है और यहाँ की औरतें अपना घूंघट नहीं हटाती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे वैसे भी इसकी शक्ल से क्या लेना देना था। उसने सारे घर को संभाल लिया और घर के काम करने लगी। वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी और घर को भी अच्छे तरीके से साफ करती थी। मेरे दोस्त ने सही कहा था, मैं जब घर वापस आता तो खाना बना हुआ होता था, हर तरह से घर भी साफ होता था। मुझे घर से अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। महंगे कपड़े खरीदे, अच्छी सी गाड़ी ली, क्लबों में गया, बड़े बड़े होटलों में खाने खाए, यारी दोस्ती निभाई, वापिस अपने गांव भी आया, सबको ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। मैंने बहुत गरूर किया, बहुत ही ज्यादा दिखावा किया, लोगों पर पैसे वार वार कर फेंकता रहा कि वो देखें कि मेरे पास कितनी दौलत है, क्योंकि ये दौलत मेरी अपनी नहीं थी, मेरी मरहूम बीवी और उसके बाप की थी, इसलिए मैं इस तरह से पेश आ रहा था। वो कहते हैं ना कि मुफ्त का माल और दिले बेरहम, मेरा भी यही हाल था। मैं हर तरह से हर वो काम कर रहा था जो दौलत के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने महंगी महंगी घड़ियां भी खरीदी, बड़े बड़े होटलों की सबसे महंगी वाली डिश ऑर्डर करता था ताकि पता चले कि वो कैसी होती हैं। मैंने हर तरह के सामान से अपने घर को लेस कर लिया था। कपड़े तो मेरे पास इतने आ गए थे कि सारी जिंदगी भी कपड़े ना लेता तो मजीद जरूरत ना रहती। नौकरानी को भी ज्यादा पैसे दे दिया करता था। वो कहती थी कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े रहम दिल हैं। उसका क्या उधर के इलाके के लोगों की तरह ही था। वो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मुझे यकीन था कि उसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होगा। जब मैंने अपनी मर्जी के सारे काम कर लिए, सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ महसूस कर लिया, तो अब मैं सोचने लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 1-2 साल शादी नहीं करूंगा, लेकिन 4 महीने बाद ही मुझे ख्याल आ गया कि मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र निकलती जा रही थी, मेरा हुस्न ढल रहा था। मर्द का हुस्न भी तो ढलता है, औरत की तरह मर्द का हुस्न भी कुछ वक्त का ही मेहमान होता है। कहते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन शक्ल से तो बूढ़ा हो ही जाता है, उसकी भी एक हद होती है। मेरी भी एक हद थी। मैं अब शादी करना चाहता था, बच्चे पैदा करना चाहता था। मुझे एक दिन मेरी मरहूम बीवी ख्वाब में आई तो वो बड़ी उदास थी। मैं झटके से जाग गया। मैं कभी कभी सोचता था कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसे जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे उसकी हरकतें याद आ जाती थी, जब वो मुझसे नौकरों की तरह सलूक करती थी, जबकि वो मेरे निकाह में थी। क्या उसको ये नहीं पता था कि शोहर के हकूक क्या होते हैं, शोहर के साथ किस तरह से रहते हैं? उसको ये किसी ने नहीं सिखाया था। और फिर मुझ में कमी ही क्या थी? आखिर उसका दिल मेरी तरफ माइल क्यों नहीं हुआ? फिर उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? वो चाहती तो मुझे अपनी तरह का बना सकती थी, मुझे सब कुछ सिखा सकती थी। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं था, मैंने मैट्रिक किया हुआ था और मुझे जमाने की समझ भी थी, मुशाहिदा भी था मेरे पास और तजर्बा भी। सारी जिंदगी मैंने काम किया था, शक्ल सूरत से भी पढ़ा लिखा लगता था। अगर किसी को कहती कि इसने पीएचडी की हुई है तो अगला बंदा फौरन मान जाता। मैं कोई पेंडू तो नहीं था जो उसने मुझे इस तरह से धुतकार दिया था। उसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। मुझे अपने किए पर कभी कभी अफसोस होता, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचता तो मैं कहता कि बहुत अच्छा हुआ, मैं शादी करना चाहता था।
दिल मेरा नौकरानी पर ही आया हुआ था, क्योंकि वो मेरे घर में रहती थी। उसे आते जाते हुए देखता रहता था। उसके हाथ पांव मुझे नजर आते थे, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो एक बहुत ही हसीन औरत थी। मुझे यकीन था कि उसकी शक्ल भी खूबसूरत होगी। एक दिन मैंने इरादा कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा। मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा कि तू भी फिर छोटा आदमी ही रहा ना, तुझे तो किसी बड़े खानदान की लड़की मिल सकती है, वो अपने साथ और दौलत ले आएगी, पर तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि यार मुझे अमीर औरतें नहीं चाहिए, दौलत बहुत है, दौलत से ही दौलत कमाई जाती है, मैं मजीद दौलत कमा लूंगा, लेकिन अब मुझे शादी करनी है और मेरे लिए यही लड़की ठीक रहेगी। यार ये बड़े घर की औरतों के साथ मेरे पहले भी पाला पड़ा था, उसने मुझे बड़ा जलील किया, यहाँ तक कि मुझे उसे जान से मारना पड़ गया। लेकिन एक गरीब लड़की अमीर घर में आती है तो बहुत अच्छे तरीके से रहती है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है, वो थोड़े में भी खुश हो जाती है। ये नौकरानी मेरी बीवी से कई गुना अच्छी है, मैं इसी के साथ शादी करूंगा। बस मैं उससे शादी की बात करने वाला हूँ। जिस माली ने उसको रखवाया था, उसने कहा था कि यतीम है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे ज्यादा मसला भी होने वाला नहीं था। बस वो हाँ कर देती तो हम दोनों निकाह कर सकते थे। मैंने कौन सी कोई धूमधाम करनी थी, बस मुझे भी सिर्फ निकाह की रस्म करवा के उसे अपने घर ले आना था। एक दिन वो काम कर रही थी तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे खानदान में कौन कौन है। मैं उससे सवाल पूछ रहा था, उसकी बातों से यही लग रहा था कि कोई भी नहीं है, बस एक मामू है जो शराबी और जवारी है। इसका मतलब कि बस उसकी हाँ और मेरा काम हो जाता। मैंने लंबी सांस ली और सोच लिया कि बस बात करता हूँ। मैंने उससे कह दिया, मैंने उसे कहा कि मेरी बात गौर से सुनना। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हें तो पता है मैं अकेला रहता हूँ, मेरी एक बीवी थी जो मर चुकी है। उसने कहा कि क्या हुआ था आपकी बीवी को, तो मैंने कहा वो बीमार थी, इसलिए इस दुनिया से चली गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, मैंने आखिरी वक्त में उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन वो बेचारी ना बच सकी। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया, उसके नसीब में इतनी ही जिंदगी लिखी थी। वो लड़की मुझसे पूछने लगी कि आपको उनकी याद तो बहुत आती होगी। मैंने कहा कि हाँ बहुत याद आती है। उसने कहा कि वो आपके साथ कैसी थी, कि वो आपका ख्याल रखती थी। मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छी थी, तभी तो याद आती है। पता नहीं वो मुझसे उसके बारे में इतना सवाल क्यों पूछ रही थी। मैं तो ये भी नहीं कह सकता था कि मैंने उसे अपने हाथों से ही मारा। मैंने यही कहा कि मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा कि पर मैं तो आपके घर में काम करने वाली नौकर हूँ। मैंने कहा कि इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसने कहा पर आपने तो कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मैंने कहा कि तुम अच्छी इंसान लगती हो, इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतनी अच्छे तरीके से घर को संभालती हो, तुम जरूर खूबसूरत ही होगी, और अगर नहीं भी होगी तो मेरी किस्मत। उसने कहा कि आपकी तो पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं तो कंवारी हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं भी कंवारा ही था, शादी तो हुई पर वो मुझसे दूर दूर रहती थी। खैर ये लंबी कहानी है, तुम बताओ मुझसे शादी करोगी या नहीं? अभी मैंने उससे ये सवाल ही किया था कि उसने एक झटके से अपना घूंघट उठाया और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी कशमाला ही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई भूत देख लिया है, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया हुआ था। मैं बुरी तरह से उछलकर पीछे की तरफ गिर पड़ा और मेरी टांगे काम करना ही छोड़ गईं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसने कहा कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें फोन पे बातें करते हुए सुन लिया था कि तुम मेरी मौत के प्लान बना रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए मर जाना चाहती थी ताकि देख सकूं कि तुम करते क्या हो, वरना तुम्हें इतना बड़ा झटका कैसे मिलता। मेरे बाबा ने बहुत से लोगों से कर्ज लिया हुआ था, और जो घर तुमने बेचा है वो भी हमने गिरवी रखा हुआ था। तुमने उस घर को बेच के हमारे लिए आसानी कर दी, और मेरे मर जाने से वो कर्ज भी माफ हो गए, इसलिए मेरे मर जाने में काफी फायदा था। तुम्हें याद है डॉक्टर ने कहा था कि लाश के साथ कोई मसला है, इसलिए हम ताबूत में डाल रहे हैं। मैं ताबूत में थी ही नहीं, मैंने डॉक्टर को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, एक नौकरानी से, क्योंकि तुम खुद भी कभी एक नौकर थे और तुम्हारी किस्मत बदल गई थी।
तुम घटिया इंसान थे और हमेशा घटिया ही रहोगे। मेरी बीवी खुलकर सामने आ गई। मैं हैरान रह गया कि वो इतने सारे अरसे में मेरे साथ ही थी, लेकिन खामोश थी। उसने मुझ पर केस कर दिया और वो ही सब किया जो वो कर सकती थी। उसने मुझ पे हट जाने का भी केस कर दिया और खुला का भी। मेरी जिंदगी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गिरी थी। शायद मुझे मेरे धोखे और बुरी नीयत की सजा मिली थी।